Dear members, good evening. I am Neeraj here. So today I will be taking a very short session, say about 30 to 40 minutes, on the topic called as Ind AS 113. Just to introduce myself, I am a chartered accountant, I am a valuer, and I have also qualified examination of IP. I will be trying to make some small videos for explaining certain topics which are very relevant for your RV and IP examination. So you can follow me on my channel. So coming back to our topic of the day, fair value measurement under Ind AS 113. So first, to make it very clear, what does Ind AS 113 do? Ind AS 113 does not talk about accounting of any particular item. It only talks about how to calculate the value of that particular item. Accounting treatment of those particular items will be done in their respective Ind AS. So say for example, if I am talking about about financial instruments, तो उनका accounting जो होगा वो उनके respective Ind AS में होगा, like Ind AS 109, Ind AS 32 और Ind AS 107. फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसकी फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम इंड AS 113 में पढ़ेंगे, बट उनका अकाउंटिंग कैसे करना है वो आपको इंड AS 16 बताएगा. Okay. Similarly, for accounting of agriculture, that will fall under Ind AS 41, but उसकी fair value कैसे calculate करनी है, that we will talk about in Ind AS 130. So basically, अगर मेरे को बोला जाए कि किसी भी चीज की fair value calculate करनी है, तो मैं 113 पे आकर उसको चेक करूंगा कि उसकी fair value कैसे calculate करनी है. So this is one of the very difficult Ind AS, and that's why I'm starting my presentation with this Ind AS itself. We will discuss only from the examination point of view. हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सम्स और वो सब यहाँ पे आरवी के एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, हम लोग सम्स तक नहीं जाएंगे, बट वी विल डिस्कस द डिटेल प्रोविजन ऑफ द इंड AS 130. तो टू स्टार्ट, अगर मैं इस डेफिनेशन, इस सब्जेक्ट मैटर को पार्ट्स में तोड़ूं, तो एक पार्ट होगा मेरा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू, दूसरा पार्ट होगा मेरा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट. अगर हम लोग नॉर्मल सिनेरियो में बात करें तो मेजरमेंट क्या हुआ? मेजरमेंट इज नथिंग बट एक कैलकुलेशन. मेजरमेंट क्या हुआ? एक कैलकुलेशन हो गया, एक अरिथमेटिक हो गया. ओके, तो इसलिए उसको मेजरमेंट बोलते हैं. और मेजरमेंट कब करते हैं? मेजरमेंट कब होता है? मेजरमेंट ऑलवेज हैपन ऑन अ स्पेसिफिक डेट. तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेजरमेंट एक स्पेसिफिक डेट पे होता है. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू होती क्या है? फेयर वैल्यू को समझने के लिए हमें पहले एक चीज समझना होगा, उसका कॉन्सेप्ट है प्राइस. हमें पहले प्राइस का कॉन्सेप्ट समझना होगा. व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज अ मनी टर्म्स रिसीव्ड. ओके, प्लीज फोकस कीजिएगा जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर पूरी डेफिनेशन आपकी है. प्राइस इज द मनी रिसीव्ड ऑन सेल of an asset or paid to transfer a liability. तो बाय दिस डेफिनेशन अगर हम दो तीन चीज पे फोकस करें, तो पहले एक चीज समझिए, ये एसेट किसी भी, सॉरी, ये इंड AS किसी एसेट या किसी लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू की बात कर रहा है. वो तब बात कर रहा है जब एक ट्रांजेक्शन ऑफ सेल या फिर तो ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफर अकर हो रहा है. उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे आपकी फेयर वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी उसकी बात कर रहा है. दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है डेफिनेशन का, उसको मैं तीन भाग में डिवाइड करूंगा. पहला भाग है कि ये जो ट्रांजेक्शन ऑफ सेल या ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी हो रही है वो एक ऑर्डिनरीली ट्रांजेक्शन होना चाहिए. दूसरा चीज, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए. एंड तीसरा चीज, इट शुड बी एट अ मेजरमेंट डेट.
तो हमने मेजरमेंट डेट का तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी एक स्पेसिफिक दिन पे मेजर नहीं करेंगे तो दो अलग दिन की दो अलग वैल्यू हो सकती है, और एक चीज की दो फेयर वैल्यू तो हो नहीं सकती फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। से फॉर एग्जांपल आप रिलायंस के शेयर को वैल्यू कर रहे हैं, तो अगर आप आज वैल्यू करेंगे तो कुछ 1900 रुपया का दाम होगा। आप 2 3 4 दिन 5 दिन पहले का दाम निकालेंगे तो वो हो सकता है 1950 हो या 1850 हो। तो वैल्यू विल डिफर ऑन ईच डे। सो यू नीड टू कैलकुलेट आपको किस दिन की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट। अब हम लोग आते हैं इस डेफिनेशन के तीन प्राइमरीली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर इफ आई हैव टू राइट कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। सो ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डरली ट्रांजैक्शन? ऑर्डरली ट्रांजैक्शन वो होता है जो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो। ओके, सो अगर मेरे को ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो आई कैन क्लियरली राइट एक वन एज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन एंड वन एज फोर्स ट्रांजैक्शन। ओके, तो अगर मैं इसको एग्जांपल की तरह समझाने का कोशिश करूं आपको, तो से फॉर एग्जांपल कोविड के पहले आई वॉज अ पर्सन हु वॉज लिविंग वेरी हैप्पीली इन मुंबई एंड आई हैड वन कार। ओके, मेरे पास एक कार थी। ओके, एंड मेरे को कोविड के कारण आई हैड टू कम डाउन टू कैलकाटा बिकॉज माई होम टाउन इज कैलकाटा। ओके, सो अगर मैं कोविड के टाइम पे मेरे को मेरी से फॉर एग्जांपल टिकट थी कैलकाटा की 1 जून 2020 की। ओके, और मैंने ये डिसीजन लिया था उसके 4 5 दिन पहले कि मैं कैलकाटा जा रहा हूँ। तो अगर उस सिनेरियो में मैं अपना घर खाली करके कैलकाटा आ रहा था तो मेरे को मेरी गाड़ी बेचनी थी। तो मैं उस सिनेरियो में अगर गाड़ी को बेचता तो वो मेरे को एक हड़बड़ी करके आई हैड टू जस्ट क्विकली सेल माई कार। तो इफ आई टू क्विकली सेल माई कार तो मेरे को जो पहला या दूसरा सेलर मिलता, ओके सो मेरे को पहला या दूसरा परचेजर मिलता, वो मेरे को अगर ये बोलता कि सर मैं आपकी गाड़ी 2 लाख रुपया में लूंगा, ओके, तो मैं शायद उसको उस समय बेच देता बिकॉज मेरे को हड़बड़ी थी। ओके, दैट इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन फॉर मी, इट वाज अ फोर्स सिचुएशन ऑन मी, दैट्स व्हाई आई वुड हैव सोल्ड इट फॉर 2 लाख। बट से फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरे को वो गाड़ी एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन में बेचनी थी तो मैं क्या करता, या फिर तो मैं एक पेपर में एड डालता, या फिर तो मैं कार्स 24 के पास जाता, या फिर तो और कोई ऐसे 4 5 अलग वेंडर्स के पास जाता और मैं उनको बोलता सर मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे को उसको बेचनी है, आप मेरे को इसका एक ढंग का दाम निकाल के दो। तो हो सकता है इन लोग ये सारा प्रोसेस करने में मेरे को 1 महीना लग जाता। ओके, बट वो मेरे को आके बोलता कि सर आपकी गाड़ी 3.5 लाख रुपया में बिकेगी। ओके, सो इन केस व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ अ एसेट, तो अगर मेरे को उसका ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन देखना है तो मेरे को देखना है एक नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर मैं इस कार को बेचना चाहता तो मैं कितने में बेच सकता। तो माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी 3,50,000 विल बी माई ordinary value of the asset. तो my answer will be 3,50,000 and not 2 lakhs. Okay, so आपको ये देखना है आपका ordinary transaction क्या था। अगर अब लोग पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, पॉइंट नंबर 2 है व्हाट इज मार्केट। मार्केट को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज प्राइमरी मार्केट और दूसरा इज मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या हुई? अगर मैं एकदम सिंपल एग्जांपल आपके लिए लूं कि एक मैं शेयर, मेरे मेरे पास एक लिस्टेड कंपनी का शेयर है। ओके, मेरे पास एक लिस्टेड कंपनी शेयर है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है। ओके, मेरे को इसको बेचना है आज के दिन में, तो मेरी प्राइमरी मार्केट क्या हो सकती है? मेरी प्राइमरी मार्केट हो सकती है एनएससी या मेरी मार्केट हो सकती है बीएससी। अब प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जहां पे आपकी मार्केट का मैक्सिमम वॉल्यूम हो, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो से फॉर एग्जांपल मैं आज है 1 जनवरी 2020। ओके, आज अगर मैं बेचने का ट्राई कर रहा हूं तो एनएससी में अगर 1 लाख शेयर बिके हैं और बीएससी में 50,000 शेयर बिके हैं, तो मैक्सिमम वॉल्यूम किस में हुआ? इन सिंपल टर्म्स अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे भाई मैक्सिमम वॉल्यूम तो एनएससी में हुआ। तो इन दैट केस मैं एनएससी का जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा, एनएससी का जो क्लोजिंग मार्केट प्राइस से फॉर एग्जांपल था 1900 रुपया,
तो मैं एनएससी का मार्केट प्राइस लेकर बोलूंगा कि मेरी प्राइमरी मार्केट एनएससी की है। बट से फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 में लेता हूं। सेम डे 1 जनवरी 2020 को एनएससी में था 1 लाख ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम और बीएससी में था 9,99,000 का वॉल्यूम। ओके, 99,000 का, सॉरी। ओके, एक में एनएससी में 1 लाख का था और बीएससी में 99,000 का था। तो इन दैट केस आई एम अनएबल टू डिफाइन कि मेरी कौन सी मार्केट में ज्यादा वैल्यू है। दो बोथ ऑफ देम आर माय प्राइमरी मार्केट, बट आई कांट डिसाइड विच ऑफ देम हैज अ बेटर वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, देन आई विल गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। ओके, कि मतलब अगर फिर मैं देखूंगा कि एनएससी में ये रिलायंस बिक रहा था 1900 में और बीएससी में ये बिक रहा था 1850 में, तो मेरी मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट हो जाएगी इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस एनएससी। ओके, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम और उसमें मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ द एडवांटेज ऑफ द मार्केट विच इज द प्राइस, I am going to most advantageous market. So when, in what circumstances I will go to most advantageous market? If I can't select the primary market or primary market does not exist. Okay, अगर in any circumstances primary market exist ही नहीं कर रही है, तो I will directly go to the most advantageous market. Now concept number 3 हम लोग आते हैं. Concept number 3 is market पार्टिसिपेंट. तो जस्ट मेरे को खाली आपको इस स्लाइड में ये बोलना था, हम लोग फेयर वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे, वी विल नेवर कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑन फोर्स ट्रांजेक्शन. ओके, नेवर कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑन forced transaction. Okay, coming back to the concept of market participants. So before understanding the concept of market participants, we need to understand the concept of टू थिंग्स. एक, कोई भी एसेट होता है उसकी वैल्यू किस चीज के बेसिस पे होनी चाहिए. एक हो सकती है एसेट स्पेसिफिक वैल्यू और एक हो सकती है एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू. So for all our purposes, we will always choose a asset specific value. We will never choose a entity specific value. अगर आपको एग्जांपल दूं कि सोचिए आपके पास, आप XYZ लिमिटेड हो. ओके, आपके पास एक बिल्डिंग है. ओके, यू हैव अ बिल्डिंग. ओके, बट आपका मेमोरेंडम फॉर सम रीजन, ओके, इस बिल्डिंग का सेल अलाउ नहीं करता. इट डज नॉट परमिट द सेल ऑफ दिस बिल्डिंग. तो इन दैट केस अगर मेरे को इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप तो बोलोगे मैं इसको अपने मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली बेच ही नहीं सकता, तो मेरे लिए तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं हो सकती. बट आंसर इज योर फेयर वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एंटिटी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन. इस बिल्डिंग की एक वैल्यू तो है. ओके, इस एसेट की एक वैल्यू तो है. तो आई विल ऑलवेज कैलकुलेट द एसेट स्पेसिफिक वैल्यू and not the entity specific value. ओके, तो प्लीज रिमेंबर ये कॉन्सेप्ट कि आप हर बार एसेट स्पेसिफिक वैल्यू क्रिएट करेंगे, आप कभी भी एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देखेंगे. ओके, तो कभी भी आपको एसेट स्पेसिफिक वैल्यू ऐसे सिचुएशन में अगर निकालनी है, तो अगर जब आपकी कंपनी उसको अलाउ नहीं कर रही है सेल करने के लिए, तो आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी. हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक सेलर है और एक परचेजर है. करेक्ट. आपका सेलर आपको परचेजर को प्रोडक्ट या गुड्स या एसेट देगा और परचेजर आपको यहाँ पे एक मनी इन रिटर्न देगा. आप उसको दोगे एसेट्स और परचेजर आपको मनी इन रिटर्न देगा. तो बिटवीन इन दोनों का कॉम्पोजिशन को मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोलता हूं. बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के देयर आर सम क्राइटेरियाज, या इफ इन सिंपल टर्म्स आई हैव टू से क्वालिफिकेशन. जैसे आपको एग्जाम पास करने के क्वालिफिकेशन चाहिए, वैसे ही मार्केट पार्टिसिपेंट बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए. तो अब एक एक करके समझते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के क्या क्या क्वालिफिकेशन है. नंबर 1,
इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर सेलर और परचेजर है, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी ऑफ ईच अदर, बिकॉज वी ऑल नो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस माइट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट और अ लायबिलिटी। सेकेंड होना चाहिए नॉलेजेबल होना चाहिए। तो आपका जो सेलर और परचेजर जो है, दे शुड बी नॉलेजेबल, दे शुड बी हैव द नॉलेज अबाउट द एसेट और द लायबिलिटी विच दे आर ईदर सेलिंग और ट्रांसफरिंग। ओके, उन लोग का एबिलिटी टू ट्रांजेक्ट, दे शुड बी एबल टू ट्रांजेक्ट, मतलब अगर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके ट्रांजेक्ट करना है तो वेदर ही इज अ माइनर और ही इज अ मेजर, अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो वैसे आपको चेक करना पड़ेगा आपके सिचुएशन में कि एबिलिटी टू ट्रांजेक्ट उसकी है कि नहीं है। ओके, वो फाइनेंशियली स्टेबल, उसके पास उतने पैसे भी है कि नहीं कि वो ट्रांजेक्शन में, सिंपल है, मेरे मैं बोल सकता हूँ मैं ये पर्टिकुलर गाड़ी लूंगा 5 लाख रुपए, बट मेरे बैंक बैलेंस में है ही 1 लाख रुपए, तो मैं मेरी एबिलिटी टू डू अ ट्रांजेक्शन जीरो है, तो मेरा प्राइस उस सिचुएशन में माना नहीं जाएगा। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट शुड बी विलिंगनेस टू ट्रांजेक्ट। हो सकता है मेरे बैंक में 5 लाख रुपए है, ओके, वो गाड़ी की कीमत भी मैं 5 लाख रुपए बोल रहा हूँ, बट मेरे को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो गाड़ी खरीदनी ही नहीं है। अगर मैं वो गाड़ी खरीदनी नहीं है, मेरी विलिंगनेस है ही नहीं है, तो मैं कैसे खरीदूंगा? इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूं तो इसको मैं बोल सकता हूं कि कोई भी फोर्स्ड ट्रांजेक्शन नहीं प्लेस कर सकता, कोई भी फोर्स ट्रांजेक्शन का मार्केट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो दिस वी ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर ऑल्सो, कि कभी भी कोई फोर्स ट्रांजेक्शन होगा उसकी हम नहीं करेंगे फेयर वैल्यू। अब आते हैं कि हम लोग फेयर वैल्यू किस चीज की करने वाले हैं। हम लोग फेयर वैल्यू करेंगे इधर किसी एसेट की या फिर तो किसी लाइबिलिटी की। ओके, अगर एसेट की मैं फेयर वैल्यू कर रहा हूं, ओके, या फिर तो लाइबिलिटी की, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम किसी एसेट की अगर फेयर वैल्यू कर रहे हैं तो एसेट को आई कैन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज। वन इज फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब ऐसा एसेट जिसके बदले में या फिर तो मेरे को कोई कैश मिलने वाला है या फिर तो और कोई फाइनेंशियल एसेट मिलने वाला है, उसको मैं फाइनेंशियल एसेट बोलता हूं। या फिर तो मैं बोल सकता हूं नॉन फाइनेंशियल एसेट। ओके, ये हो गए आपके फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपका हो गया इंटेंजिबल एसेट। ओके, इन सब टाइप के एसेट नॉन फाइनेंशियल हो गए। ये हो गया आपका कैश, आपके डेटर्स, आपकी इन्वेंट्री, ये सब हो गए आपके, या फिर तो आपके कोई शेयर्स खरीदे हुए, इन्वेस्टमेंट्स, ऑल दिस विल बिकम योर फाइनेंशियल एसेट। ओके, तो आपका जब भी फाइनेंशियल एसेट का वैल्यूएशन होगा, तो फाइनेंशियल का एसेट का वैल्यूएशन तीन के तरीके से हो सकता है। एक, तीन अप्रोचेस हो सकते हैं उसके। पहला अप्रोच हो गया मार्केट अप्रोच, दूसरा अप्रोच हो गया इनकम अप्रोच, और तीसरा अप्रोच हो गया कॉस्ट अप्रोच। तो ये तीन वैल्यूएशन के अप्रोच है। अगर एकदम सिंपल तरीके से इस इन डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का कोशिश करें, तो मार्केट अप्रोच हो गया जहां पे आपको किसी के साथ कोई कंपेरेबल मिल रहे हैं, यू हैव सम कोटेड, आपके पास कोई शेयर्स है जिसके कोटेड शेयर्स के प्राइस आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली, तो वो है आपका मार्केट अप्रोच, वेयर यू कैन इजीली फाइंड अ कंपेरेबल। ओके, इनकम अप्रोच क्या हो गया? इनकम अप्रोच इज नथिंग बट आपका जो भी आप किसी चीज की भी फ्यूचर वैल्यू निकाल के, सॉरी, किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो फ्यूचर कैश फ्लोज के बेसिस पे, उसको आप इनकम अप्रोच बोलते हो। तो इसको सिंपल तरीके से बोलते हैं हम लोग डीसीएफ मेथड बोल सकते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। यू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट फॉर से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 5 years, यू डिस्काउंट इट विद अ प्रोबेबल रेट ऑफ रिटर्न व्हाट द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग, और उससे जो वैल्यू आई वो उस एसेट की वैल्यू हो गई। कॉस्ट अप्रोच क्या हो गया? रिप्लेसमेंट अप्रोच, अगर मेरे को उस पर्टिकुलर एसेट को आज के आज रिप्लेस करना है, तो मैं उस एसेट को रिप्लेस कैसे करूंगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको मैं रिप्लेसमेंट एसेट बोलूँ, रिप्लेसमेंट वैल्यू बोलूंगा। ओके, उसको वो कॉस्ट अप्रोच के अंदर आएगा। तो अगर एसेट को जो हमने देखा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल एसेट को तो हमने तीन तरीके से कर लिया कैलकुलेट। अब बात आती है कि मैं एक नॉन फाइनेंशियल एसेट को कैसे कैलकुलेट करूंगा। अगर मेरे को एक नॉन फाइनेंशियल एसेट को कैलकुलेट करना है तो हाउ विल आई डू? तो इसको मैं करूंगा
हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ दैट एसेट। तो सर आप मेरे को बोलो कि सर आपके पास एसेट है तो आपके लिए तो वो बेस्ट यूज होगा या हाईएस्ट यूज होगा। तो एज जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हम लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी वैल्यूएशन नहीं करेंगे। हम लोग हर बार वैल्यूएशन जो करेंगे वो उस एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो अगर मेरे को एक एग्जांपल लेना है कि से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीन है, मशीन ए, जो चिप्स बनाती है। मेरा मेरा चिप्स बनाने का काम है, मेरे पास एक मशीन है जो चिप्स बनाती है। इसकी मशीन की कैपेसिटी है एक दिन में 1000 क्विंटल चिप्स बना सकता है, 1000 पैकेट चिप्स बना सकता है। बट मेरी कैपेसिटी, ओके, माय कैपेसिटी इज टू ओनली सेल 200 पैकेट ऑफ चिप्स। मेरा जो कंजम्पशन है, मेरे पास जो बायर्स है, मेरा जो चिप्स खरीदते हैं, मैं एक दिन में खाली 200 ही बेच सकता हूं। तो अगर आज मैं इनकम अप्रोच के अंदर इसको वैल्यू करने का ट्राई करूंगा तो मैं तो एक प्रोजेक्शन बनाऊंगा जिसमें दिन में 200 चिप्स बिक रही है, उसका मैं फ्यूचर कैश फ्लोज बनाऊंगा, उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और बोलूंगा ये है। बट एज वी अंडरस्टैंड एंड वी डिस्कस, हम लोग कभी भी एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यूएशन नहीं करेंगे, हम लोग एसेट स्पेसिफिक वैल्यूएशन करेंगे। तो यहां पे मेरे को ये देखना होगा, अगर ये मार्केट में मैं ये बेचने जाऊं इस पर्टिकुलर एसेट को, तो जो दूसरी कंपनी होगी वो तो 1000 क्विंटल बना सकती है, वो तो 1000 चिप्स के पैकेट बना सकती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को देखना होगा कि इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी जो बेस्ट पॉसिबल यूज है, उसके इसकी बेस्ट या इसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल यूज है, उसका क्या प्रेजेंट वैल्यू होगा, और उस हिसाब से मैं इस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू करूंगा। मैं 200 पे नहीं करूंगा, मैं इसको 1000 पैकेट चिप्स बनाने की कैपेसिटी पे इसकी मैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। बट इसके लिए भी मेरे को 2-3 क्राइटेरिया दिए हुए गए हैं कि मतलब हो सकता है। पहला क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूं, नंबर 1, फिजिकली पॉसिबल। नंबर 2, लीगली पॉसिबल। एंड नंबर 3, फाइनेंशियली पॉसिबल। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। फिजिकली पॉसिबल मतलब आज अगर मेरे को ये, मैं जिस लोकेशन पे हूं, या फिर तो फॉर एग्जांपल मैं ऊटी में बैठ के बना रहा हूं, ऊटी में सारा मैक्सिमम कंजम्पशन ही 200 का है। ओके, मैं पूरे ऊटी को भी ले लूं तो भी मैक्सिमम कंजम्पशन 200 का है। अगर मेरे को एसेट बेचना है तो से फॉर एग्जांपल इसका वापस मेरे को नैनीताल में ही दूसरा कोई कस्टमर मिलने वाला है, तो वेदर मैं फिजिकली इसको वहां से मूव करके बेचूंगा तो वहां पे मेरे को चेक करना पड़ेगा येस और नो। अगर कर सकता हूं तो मेरे को वो लेना पड़ेगा, अगर नहीं कर सकता तो मैं 200 की वैल्यू लेकर या फिर तो ऊटी में उसकी जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो लेकर मैं वैल्यूएशन करूंगा। दूसरा, लीगली पॉसिबल। हो सकता है वो पर्टिकुलर चिप्स का मशीन 1000 क्विंटल बना सकता है, बट जिस एरिया में मैं हूं वहां पे ये मेरे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रेगुलेशन डाला हुआ है कि आप यहाँ पे 200 क्विंटल से ज्यादा बना ही नहीं सकते। इन दैट केस आई एम यूजिंग इट टू द बेस्ट पॉसिबल यूज और द हाईएस्ट पॉसिबल यूज। तो मैंने जो 200 क्विंटल की वैल्यू ली है मैं वो उसको मानूंगा। और फाइनेंशियली पॉसिबल कि सामने कोई ऐसा बायर एग्जिस्ट भी कर रहा है कि ये मशीन को 1000 क्विंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदेगा। आंसर अगर नो है तो मैं नहीं लूंगा उसको, मैं उसको फिर 200 क्विंटल पे ही वैल्यू करूंगा। अगर कोई मेरे को मिलता है तो फाइनेंशियली लेने के लिए रेडी है, तब मैं उसको फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी उसकी चेक करूंगा। जैसे हमने एसेट का वैल्यूएशन देखा, वैसे अगर मेरे को अब लायबिलिटी का वैल्यूएशन देखना है तो लायबिलिटी का भी मैं पहले फर्स्ट पार्ट चेक करूंगा, कोई कोटेड प्राइस मिल रहा है कि नहीं है। ओके, अगर वो कहीं पे लिस्टेड है और मेरे को वो शेयर्स बेचने हैं तो वो वहां पे मेरे को लिस्टेड प्राइस अवेलेबल है तो मैं वो यूज करूंगा। अगर मेरे को लिस्टेड प्राइस अवेलेबल नहीं है, ओके, तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा, इफ दिस इज अ liability for me, then is it a asset for someone else? ओके, अगर हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट को देखें, ओके, व्हाट वी हैव ऑलवेज अंडरस्टूड एंड ऑलवेज सीन इज कि मतलब हम लोग अगर देखते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को, कि हम यही मानते हैं कि अगर मेरे लिए कोई पर्टिकुलर एसेट है
तो किसी और के लिए वो लाइबिलिटी है, और अगर मेरे लिए कोई लाइबिलिटी है तो किसी और के लिए वो पर्टिकुलर एसेट है। तो मेरे लिए अगर कोई लाइबिलिटी का मेरे को वैल्यू करना है, इफ आई हैव टू वैल्यू सम लाइबिलिटी, आई विल गो अहेड एंड चेक वेदर इट इज अ एसेट फॉर समबडी एल्स। इफ यस, ओके, आंसर अगर यस है, इफ यस, देन मैंने जैसे एक फेयर वैल्यू ऑफ एसेट करता हूं, जो मैंने इसके पहले की स्लाइड में आपको समझाया था कैसे करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, तो मैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट वैसे करूंगा। इफ आंसर इज की इसकी कोई नो नहीं है, तो आप सर मेरे को बोलोगे सर अभी आपने बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं कि किसी के बुक में लायबिलिटी होगी तो दूसरे के बुक में एसेट होगी, बट से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग मैं कोई एक प्रोविजन फॉर एक्सपेंस क्रिएट कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है मेरे को कुछ प्रोविजन, मेरे को कुछ खर्चे करने होंगे, उसके लिए मैं कोई एक्सपेंस का प्रोविजन कर रहा हूं, तो वो मेरे बुक में लायबिलिटी है बट किसी और के बुक में अभी तक वो इनकम बनी नहीं है, शायद फ्यूचर में बनेगी। तो ऐसा केस में मैं इसकी जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्पेंडिंग, मैं उसको लेकर आज प्रोविजन क्रिएट कर सकता हूं। तो अगर मैं लायबिलिटी की मेरे को फेयर वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं चेक करूंगा कोई कोटेड प्राइस अवेलेबल है, यस नो, अगर कोई कोटेड प्राइस अवेलेबल है तो मैं कोटेड प्राइस ले लूंगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं पहले वहां पे चेक करूंगा अगर मेरे बुक्स में ये लायबिलिटी है तो किसी और के बुक में ये एसेट है कि नहीं। अगर किसी और के बुक में ये एसेट है तो मैं मान लूंगा ये मेरा एसेट है और मैं उसको जैसे एक एसेट को वैल्यू करता, उसको वैल्यू करके जो वैल्यू आएगी उसको मेरे बुक्स में मैं लायबिलिटी मान के अकाउंट करूंगा। अगर मेरे बुक में ये लायबिलिटी है बट किसी और के बुक में ये एसेट नहीं बन पा रही, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस की आज की फेयर वैल्यू निकालूंगा, आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा बेसिस द फ्यूचर कैश फ्लो, और उसको मैं उस रेट पे वैल्यू कर लूंगा। अब हम इसका लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, द लास्ट कॉन्सेप्ट इट इज फेयर वैल्यू हियरार्की। फेयर वैल्यू हियरार्की, ओके। तो फेयर वैल्यू हियरार्की में हमने एक स्टेप पहले अगर जाते हैं तो हमने सीखा था कोई भी चीज को वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास तीन टेक्निक होती है, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, या डिस्काउंट, या फिर तो हम बोल सकते हैं उसको कोटेड प्राइस मेथड्स, या फिर तो हम बोल सकते हैं इनकम अप्रोच जिसको हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी बोल सकते हैं, या फिर तो कॉस्ट अप्रोच जिसको हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच भी बोल सकते हैं। तो अब ये कोई भी आइटम है, किसी के अंडर भी मेरे को वैल्यू करना है तो उस आइटम के अंदर मेरे को कुछ इनपुट्स तो डालने होंगे। वो इनपुट्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, ओके, वो इनपुट्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, ऑब्जर्वेबल इनपुट्स और एक हो गया अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। तो अगर मेरे को एक सिंपल तरीके से समझना है व्हाट इज ऑब्जर्वेबल इनपुट एंड व्हाट इज अनऑब्जर्वेबल इनपुट, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ऑब्जर्वेबल इनपुट का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल हो गया कोई कोटेड शेयर। अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर पड़े हुए, मेरे को मार्केट में उसको बेचना है, मैं आज का moneycontrol.com या गूगल खोल के चेक करूंगा कि इसका दाम क्या है, आज का दाम था 1900 रुपया, मैंने वो फेयर वैल्यू लेकर उसको बेच डाली। दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट। सेकेंड वे ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट इज, से फॉर एग्जांपल आपको एक घर खरीदना है, आपको एक फ्लैट खरीदना है, आप जाते हो बॉम्बे में एक सी बीच है उसके सामने, आपको बहुत मन है फ्लैट खरीदने का, आप वहां पे जाते हो, आप वहां पे जाके फोर्थ फ्लोर पे जाते हो और बोलते हो कि सर मेरे को यहाँ पे एक फ्लैट पसंद है, इसकी कीमत क्या होगी। तो आपका ब्रोकर बोलता है कि सर यहाँ पे और एक फ्लैट कल ही बिका है, उसकी कीमत थी 60 लाख रुपए। आप बोलते हो बहुत बढ़िया सर, मैं आई वॉन्ट टू बाय अ फ्लैट हियर, आई एम ओके टू पे 60 लाख। बट वो आपको बोलता है कि सर जिस फ्लैट को 60 लाख रुपए में बेचा गया था वो पर्टिकुलर फ्लैट सी फेसिंग नहीं था, दैट फ्लैट वॉज नॉट सी फेसिंग, तो उसलिए उसकी कीमत 60 लाख थी। आपको जो फ्लैट पसंद आ रहा है वो सी फेसिंग है, तो उसकी कीमत 80 लाख रुपए होगी। आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, आपने अभी 60 लाख बोला बट अब आप 80 लाख बोल रहे हो। बट सर आपको ये देखना होगा, आप जब कंपेरेबल कर रहे हो देन यू विल हैव टू ऐड अ प्रीमियम और रिड्यूस द डिस्काउंट of the asset what you are buying in that particular circumstances। ओके, तो से फॉर एग्जांपल इसी में अगर आपको मैं ऐड कर दूं कि आप बोलोगे कि सर हो सकता था वो फ्लैट फर्निश्ड हो या वो फ्लैट फर्निश्ड नहीं था, तो आप उसको लेकर थोड़ा और डिस्काउंट या प्रीमियम ऐड या लेस करोगे। तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल इनपुट्स। ओके, तो अगर मैं ऑब्जर्वेबल इनपुट्स को क्लासिफाई करूं तो एक हो जाएगी मेरी कोटेड शेयर्स, या फिर तो हो जाएंगी एडजस्टमेंट्स आर आइडेंटिफाइबल। ओके, मेरे को जो एडजस्टमेंट करनी थी, मतलब मेरे को
उसका प्रीमियम देना था, मैं प्रीमियम को ऐड करूंगा, लेस करूंगा जो भी मेरे को डिस्काउंट देना था, ओके, और मैं एक प्राइस पे अराइव करूंगा। ओके, मेरे पास फ्लैट का यहाँ पे प्राइस था, मैंने उसमें कुछ चीजों का प्रीमियम ऐड किया, कुछ चीजों का डिस्काउंट ऐड किया और एक में वैल्यू पे आ गया। तो वो सारे हो जाते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट्स। तीसरा कैटेगरी होगा जहां पे कोई इनपुट्स अवेलेबल ही नहीं है, आपको मतलब बस यू हैव टू जस्ट वैल्यू समथिंग बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। आप कोई हिसाब से ना वहां पे कोई कोटेड शेयर का प्राइस है, ना वहां पे आप किसी के साथ कंपेयर कर पा रहे हो, तो वो जो तीसरी कैटेगरी हो गई वो हो गई अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। ओके, तो अगर मेरे को इसको लेवल वाइज क्लासिफाई करना है तो मैं कोटेड शेयर को बोलूंगा लेवल 1 इनपुट्स। ओके, मैं जहां पे मेरे को कोटेड शेयर अवेलेबल नहीं है बट सम अदर आइडेंटिफाइबल इनपुट्स आर अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड एज लेवल 2 इनपुट्स। और मैं जब मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बट आई हैव टू डू सम वैल्यूएशन, तो मैं लेवल 3 इनपुट्स मानूंगा उसको। तो कभी भी कोई आप जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं किसी एक एसेट, एक कंपनी की वैल्यू कर रहा हूं और मैं बोलता हूं उस कंपनी की वैल्यू है 500 करोड़, और मैं आपको बोलता हूं इसमें से 450 करोड़ मैंने लेवल 1 इनपुट से कैलकुलेट किया है, 25 करोड़ मैंने लेवल 2 इनपुट से कैलकुलेट किया है, एंड रिमेनिंग 25 करोड़ मैंने लेवल 3 इनपुट से कैलकुलेट किया है। तो स्टिल यू हैव अ श्योरिटी की वैल्यूएशन जो आई है 500 करोड़ की, उसमें से 475 करोड़ इज एट्रीब्यूटेबल टू लेवल 1 एंड लेवल 2, but you are little bit unsure about level 3, so you are saying see more than 85% is correct, so let me go ahead with 85%। वहां पे लेवल 1 लेवल 2 के ऑब्जर्वेबल इनपुट्स है। बट मैं उसी सेकंड सिनेरियो आपको दूं कि 500 करोड़ की वैल्यूएशन है जिसमें मैं बोलूं कि सर 450 अनऑब्जर्वेबल इनपुट से आया हुआ है, तो आप मेरे को बोलोगे कि सर ऐसा वैल्यूएशन का मैं करूं ही क्या जिसका आपके पास भी कोई ढंग का बेसिस नहीं है, आपके पास भी कोई कंपेरेटिव्स नहीं है, आपके पास भी उसकी कोई फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं है। ओके, तो आप मेरे को बोलोगे सर आई विल रिलाई ऑन योर वैल्यूएशन वेरी लेस। ओके, जहां पे ऑब्जर्वेबल इनपुट्स होंगे आई विल रिलाई मोर ऑन ऑब्जर्वेबल इनपुट्स। Okay, where I don't have observable inputs, I will rely less on that kind of inputs. Okay, so to sum it all, अगर आपको किसी भी, अगर मैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, इस इंड एएस को मैं सम अप करना चाहूं तो मैं क्या कर रहा हूं इस इंड एएस में, मैं इस इंड एएस में फेयर वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। फेयर वैल्यू को मैं प्राइस में, फेयर वैल्यू को डिफाइन करने के लिए मैं प्राइस कैलकुलेट करूंगा। प्राइस कैलकुलेशन के लिए मेरे को बताया हुआ है व्हाट इज अ प्राइस। प्राइस इज रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एन पर्टिकुलर एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी। इसको मैं, प्राइस को मैं यहाँ पे एक और नाम दे सकता हूं, मैं इस प्राइस को मैं एग्जिट प्राइस भी बोल सकता हूं, एग्जिट प्राइस। ओके, जिस प्राइस में मैं खरीदता हूं उसको मैं एंट्री प्राइस बोलता हूं। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आइटम इट इज द एंट्री प्राइस। जिस प्राइस में मैं बेच रहा हूं उसको मैं एग्जिट प्राइस बोलूंगा। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये एक ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ये बिटवीन 2 मार्केट पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए और एक मेजरमेंट डेट पे होना चाहिए। दूसरा चीज हमने समझा व्हाट इज ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन। ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होना है, वो फोर्स ट्रांजेक्शन किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज हमने जो समझा मार्केट क्या होती है, मार्केट 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। फर्स्ट यू विल गो एंड चेक वेदर देयर प्राइमरी मार्केट एग्जिस्ट और नॉट। इफ प्राइमरी मार्केट एग्जिस्ट, आप प्राइमरी मार्केट का प्राइस लोगे। अगर प्राइमरी मार्केट 2 या 3 से ज्यादा है और एकदम सिमिलर प्राइसेस आ रहे हैं तो आप मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, जहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू कैन मेक, दैट इज द मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आप वॉल्यूम चेक करते हो। ओके, यू विल बी चेकिंग मोस्ट, आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम कहां पे हुआ आप वो चेक करोगे, दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम, दैट इज प्राइमरी मार्केट। अगर प्राइमरी मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप जिस मार्केट को चेक करोगे वो होगी द मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट से आप प्राइस उठाओगे। मार्केट पार्टिसिपेंट कौन हुए, मार्केट पार्टिसिपेंट को समझने के लिए हमने पहले समझा कभी भी एसेट या लाइबिलिटी की जिसका भी हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी स्पेसिफिक होगा, वो एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, एक सेलर और एक परचेजर दोनों होने चाहिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हो सकती है। उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो सेलर और परचेसर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए जिस पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी को हम लोग सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर, एबिलिटी टू ट्रांजेक्ट होना चाहिए और विलिंगनेस टू ट्रांजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि किसी एसेट या लाइबिलिटी का अगर हमें फेयर वैल्यू करना है तो हम किस तरीके से उस एसेट या लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू करते हैं। So this is all about fair valuation under 100 Ind AS 130. I will be putting more videos about different Ind ASs which are there in the syllabus. Thank you for now. I am ending this video. Thank you.